Yes, बच्चे, वी आर हेयर विद द सेकेंड पार्ट, सेकेंड लेक्चर ऑफ कोलिजन थ्योरी। यहाँ पर हम पॉस्टुलेट 3 कर रहे थे बच्चों, और पॉस्टुलेट 3 हमारा 75% ओवर हो चुका है पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम एनर्जी बैरियर एंड एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ है वो बनाएंगे फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आपको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस बच्चे वो रिएक्शंस होती हैं जो विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के साथ टेक प्लेस करती हैं, आगे बढ़ती हैं, जब प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो देयर इज ऑलवेज द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो हीट ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एच आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और प्रोडक्ट्स की एनर्जी ऑलवेज ज्यादा होती है एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। यही एक मेन बात है जो आपने याद रखनी है। अब हम यहां पर ग्राफ बना रहे हैं एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन का। आओ बच्चों देखो, दिस इज ए ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस साइड एनर्जी और इस साइड है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब आप लोगों को पता है बच्चों कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी यहां पर क्या होगी, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होगी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा होगी। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी को आप नीचे लिखोगे, दैट विल बी द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट्स की एनर्जी को आप यहां पर लिखोगे। और यही फर्क था एक्सो और एंडो वाले ग्राफ में। वहां पर प्रोडक्ट्स की एनर्जी को हमने नीचे लिखा था, रिएक्टेंट्स को ऊपर लिखा था, बिकॉज उसमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है, यहां डेल्टा एच पॉजिटिव है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। तो रिएक्टेंट्स को एक बैरियर तो सरपास करना ही है, बैरियर तो उन्होंने क्रॉस करना ही है, एनर्जी बैरियर। तो रिएक्टेंट्स मस्ट दे शुड क्रॉस दैट एनर्जी बैरियर इन ऑर्डर टू चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। और रिएक्टेंट्स को एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए जो इनकी एनर्जी है वो किसके इक्वल चाहिए बच्चों? आप लोगों को यह भी पता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल चाहिए। So this line represents, or the peak of the barrier represents the energy equal to threshold energy. तो यहां पर मैं threshold energy लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख दिया। अब रिएक्टेंट्स की कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी है, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी है। अब इतनी एनर्जी उनको और चाहिए रिएक्टेंट्स को, इन ऑर्डर टू सरपास दैट माउंटेन, टू क्लाइंब दैट माउंटेन, वो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। सो इतनी हमें बाहर से एक्सेस एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक्सेस एनर्जी हमें इतनी देनी पड़ेगी, दैट विल बी कॉल्ड E1 एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली अगर आपने एक्टिवेशन एनर्जी, आपने रिएक्शन बैकवर्ड भी लेकर जानी है, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स भी दोबारा आप बनाना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आपको फिर दोबारा से E2 सप्लाई करनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो वो बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी, बिकॉज इतनी तो इनकी एनर्जी ऑलरेडी पहले से है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इतनी एनर्जी आपको और देनी पड़ेगी अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन भी चाहते हो। तो वो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, इसको मैं E2 से लिख देता हूं। तो E1 इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड E2 द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। और एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी बैरियर को मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बच्चों अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां पर क्या है बच्चों, अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी दोगे तब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली यहां आप बैकवर्ड रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी दोगे तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएंगे। अब इस रिएक्शन में जो हीट ऑफ द रिएक्शन है, हाउ मच विल बी द हीट ऑफ द रिएक्शन? हीट ऑफ द रिएक्शन बच्चे कितनी होगी? इट विल बी दिस मच। डेल्टा H is called the heat of the reaction, energy of products means energy of the reactants। प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की एनर्जी के बीच का डिफरेंस आपको पता है, या E2 माइनस E1 आ जाएगा, या सिंपली E1 माइनस E2 लिखूं अगर मैं, डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इसको लिखूं, दैट विल बी E1 माइनस E2। और आपको पता है चेंज इन द एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, दैट विल बी पॉजिटिव हियर, ये यहां पर पॉजिटिव आएगी। तो ये एक एनर्जी बैरियर और एक्टिवेशन एनर्जी जो ग्राफ है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आ गया है।
तो सेम सी बात है, वही बातें मैं 1-2 मिनट में अगर रिपीट करना चाहूं तो जल्दी से रिपीट कर देता हूं कि जिस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है उसके ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सरपास करेंगे, बैरियर को क्रॉस करेंगे और जल्दी वो प्रोडक्ट्स में उतने ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे या उतने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स करवाने वाले रिएक्टेंट्स होंगे, तो रेट ऑफ द रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब बहुत थोड़े रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जो उस बैरियर को पास करेंगे, एनर्जी बैरियर को पास करके क्रॉस करके आगे जाएंगे या प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे। तो अगर इफेक्टिव कोलिजन्स कम हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स बहुत कम हैं जो इफेक्टिव कोलिजन्स करवा रहे हैं, तो रेट ऑफ द रिएक्शन ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की कम होनी चाहिए, और कैटालिस्ट का यही काम होता है। आप आगे कैटालिस्ट पढ़ोगे, कैटालिस्ट ये जो एनर्जी बैरियर है इसको छोटा कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, यही कैटालिस्ट का काम होता है। तो यहां हमारा थर्ड पॉइंट भी बच्चों ओवर हुआ, थर्ड पोस्टुलेट, आई मीन टू से थर्ड पोस्टुलेट ओवर है। एक लास्ट फोर्थ पोस्टुलेट रहता है, वो देखो आगे आप क्या है। देखो बच्चों, फोर्थ पोस्टुलेट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि कोई कोलिजन ने इफेक्टिव कोलिजन होना है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए एक कंडीशन तो हमने देख ली, एनर्जी की कंडीशन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के जितनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट के पास। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए एक कंडीशन तो हमने देख ली है बच्चों, वन कंडीशन वी हैव ऑलरेडी सीन, दैट इज ऑफ एनर्जी। और फोर्थ पोस्टुलेट ये कहता है कि ओनली एनर्जी इनफ नहीं है फॉर द कोलिजन टू बी इफेक्टिव कोलिजन। एक इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए अकेली एनर्जी से काम नहीं चलने वाला है। मान लो रिएक्टेंट्स ने अपनी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के कुल भी कर ली, उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, बट फिर भी वो एक पर्टिकुलर, वो एक सिमेट्रिक मैनर में एक दूसरे से कोलाइड करने चाहिए, उनके कोलिजन होने चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए। मतलब द ओरिएंटेशन, द मैनर इन विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर, दिस आल्सो मैटर्स। तो कहने का मतलब सेकंड पॉइंट क्या हुआ? Second point is the orientation or the manner in which reactant molecules are colliding. Manner or orientation of orientations of colliding रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के लिए आते हैं, इफ दे आर नॉट इन द परफेक्ट मैनर, इफ दे आर नॉट इन ए पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, तो अगर उनके बीच में कोलिजन होता है, चाहे एनर्जी की जो क्या है ये कंडीशन है वो पूरी भी कर रहे हो, फुलफिल भी कर रहे हो, एनर्जी उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी की जितनी हो, पर अगर उनका कोलाइड करने का मैनर सही नहीं है, अगर उनकी ओरिएंटेशन इज नॉट प्रॉपर, तो वो रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे और जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होने की बजाय इनइफेक्टिव हो जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको नेक्स्ट, उन एग्जांपल्स की मदद से आप समझ जाओगे, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक प्रॉपर मैनर में रिएक्टेंट्स कोलाइड करने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक ए परफेक्ट एन इफेक्टिव कोलिजन। तो ओनली एनर्जी काफी नहीं है फॉर ए केमिकल चेंज टू टेक प्लेस, फॉर ए केमिकल चेंज टू हैपन। तो आगे हम फोर्थ पोस्टुलेट में मैं आपको यही एग्जांपल्स करवाता हूं, 2-3 एग्जांपल्स करवाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों, लेट अस सी द एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, 2NO2 गैस मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर
और इन्होंने जब ये अगर इनका कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन है तो ये क्या बना देंगे, ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे, ये N2O4 की फॉर्मेशन कर देंगे, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ओरिएंटेशन पर देखो कैसे मैटर करती है ये बात। तो देखो एक मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन ऐसे है, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसकी ओरिएंटेशन अगर ऐसे है, तो दोनों अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसे ही अप्रोच कर रहे हैं, यहां पर मैं इनका कोलिजन दिखा देता हूं। तो दोनों एक सही मैनर में, एक प्रॉपर मैनर में कोलाइड कर रहे हैं। इसकी भी ओरिएंटेशन प्रॉपर है, इसकी भी ओरिएंटेशन मैनर ऑफ कोलाइडिंग प्रॉपर है, तो बिल्कुल हेड ऑन हेड कोलिजन हो रहा है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ही बॉन्ड बनना है, जो बॉन्ड बनेगा तो मतलब दे विल ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज, आगे केमिकल चेंज हो जाएगी। तो दैट विल बी इफेक्टिव कोलिजन। ये जो कोलिजन है ये इफेक्टिव कहलाएगा, इफेक्टिव कोलिजन। और जो चेंज होनी है, बिकॉज हमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ही हेड ऑन हेड कोलिजन चाहिए था, बिकॉज जो बॉन्ड बनना है वो अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ही बनेगा, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ने बनना है। तो इसीलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन का हेड ऑन हेड कोलिजन चाहिए था। तो इट विल बी लाइक दैट, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो N2O4 की फॉर्मेशन हो गई। तो आप देख रहे हो कि केमिकल चेंज एक प्रॉपर हो गई है, बिकॉज the orientation, the manner in which these molecules were colliding, that orientation, that manner was a perfect manner. अब देखो यही मॉलिक्यूल में अगर मैनर परफेक्ट नहीं रहता तो क्या हो पाएगा। तो अब ओरिएंटेशन देखो बच्चे, अगर मसला आता है तो कैसे आता है। एक मॉलिक्यूल इज लाइक दिस एंड दूसरा मॉलिक्यूल NO2 का इट इज लाइक दिस। मान लीजिए ऐसे है। नाउ दिस बोथ मॉलिक्यूल्स आर अप्रोचिंग ईच अदर। तो जब ये अप्रोच करेंगे तो जब कोलिजन होगा तो मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। दिस वाज द वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की नाइट्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ टकरा रही है। तो एक मॉलिक्यूल की नाइट्रोजन दूसरी मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ जब टकराती है, जब टकराएगी तो बॉन्ड तो बनना है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनना, दो मॉलिक्यूल्स की नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनना है। तो ये कोलिजन, तो दूसरे मॉलिक्यूल की जो ओरिएंटेशन थी, जब मैनर था वो सही नहीं था। तो ओरिएंटेशन या मैनर सही ना होने के कारण ये कोलिजन, चाहे ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी भी कर रहा है बट फिर भी ये इनइफेक्टिव हो जाएगा ये कोलिजन। अब यहां पर इनइफेक्टिव कहलाएगा और इनइफेक्टिव होने के कारण ये केमिकल चेंज लेकर नहीं आ सकता। तो दो मॉलिक्यूल टकराएंगे, दोनों टकराकर वापस चले जाएंगे और इनकी वेलोसिटीज कुछ चेंज हो जाएंगी पर कोई केमिकल चेंज नहीं आने वाली। तो यहां पर मैं फिर NO2 प्लस NO2 ही दोबारा से लिख देता हूं। मतलब कि दो NO2 मॉलिक्यूल आए, एक दूसरे से टकराए, उनका मैनर ऑफ कोलिजन ठीक नहीं था तो टकराए और वापस चले गए, अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए विद डिफरेंट वेलोसिटीज, दे हैव चेंज्ड देयर डायरेक्शंस ओनली। तो ऐसे मैनर इफेक्ट करता है। एक मैं आपको एग्जांपल और बताना चाहता हूं, तो बने रहिए, एक एग्जांपल और देखो बच्चों। तो दूसरी एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस। These two molecules are colliding together to make हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल्स। देखो
तो ओरिएंटेशन की बात करते हैं। फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में these are two hydrogen molecule, this is one hydrogen molecule and this is one iodine molecule। तो फर्स्ट कंडीशन में ये एक दूसरे को ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे, तो मतलब हाइड्रोजन नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है, आयोडीन ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है मॉलिक्यूल। तो जब ये एक दूसरे को ऐसे अप्रोच करेंगे तो ड्यूरिंग द अप्रोच जब एक दूसरे से क्लाइड करेंगे तो देयर कोलिजन विल बी लाइक दिस, तो काइंड ऑफ ऐसे कोलिजन होगा एंड दैट कोलिजन इज ए परफेक्ट कोलिजन, वेल ओरिएंटेड कोलिजन। तो वेल ओरिएंटेड कोलिजन होगा तो ये दोनों हाइड्रोजन आयोडाइड HI प्लस HI ऐसे दो मॉलिक्यूल्स में, दो हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर जाएंगे तो इट विल ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। तो ये ओरिएंटेशन एक केमिकल चेंज लेकर आएगी बिकॉज मैनर इन विच दे वर क्लाइडिंग दैट वाज ए परफेक्ट मैनर। तो ये कोलिजन हो जाएगा इफेक्टिव कोलिजन, ये कहलाएगा इफेक्टिव कोलिजन। बट सिमिलरली अगर एक मैं आपको और बताऊं, एक मैनर या एक वे आपको और बताऊं, तो दूसरा वे सुन लो कि कैसे क्लाइड कर सकते हैं और आपको क्या लगता है वो इफेक्टिव होगा या इनइफेक्टिव होगा। मान लीजिए दैट वाज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड दैट इज आयोडीन मॉलिक्यूल। नाउ दे आर कंबाइनिंग लाइक दिस। अब वो एक दूसरे से ऐसे कंबाइन कर रहे हैं, ऐसे कोलाइड कर रहे हैं, आई मीन टू से। नाउ व्हेन दे विल बी क्लाइडिंग लाइक दिस, तो ड्यूरिंग कोलिजन ये कुछ ऐसे नजर आएंगे और इस सिचुएशन को ये बोल रहे हैं बिकॉज हर हाइड्रोजन हर आयोडीन को टच नहीं कर रहा, या हर हाइड्रोजन हर आयोडीन के साथ कोलाइड नहीं कर रहा। यहां पर दो हाइड्रोजन हैं, दो आयोडीन हैं, पर एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन ही कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से। दूसरा हाइड्रोजन एटम और दूसरा आयोडीन एटम आर नॉट कोलाइडिंग विद ईच अदर। तो ये एक इनइफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा बच्चे। मतलब यहां इस मॉलिक्यूल में अगर इस ओरिएंटेशन से ये दो मॉलिक्यूल टकराते हैं तो ये परफेक्ट ओरिएंटेशन नहीं है इन मॉलिक्यूल्स की कोलिजन करवाने की, तो ये एक इनइफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। आप देख भी सकते हो कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स दोनों आयोडीन एटम से नहीं टकरा रही हैं यहां ड्यूरिंग द कोलिजन। तो ये फिर दो मॉलिक्यूल्स वापस चले जाएंगे, जस्ट देयर विल बी चेंज इन देयर डायरेक्शंस एंड वेलोसिटीज। तो कोलिजन इनफेक्टिव हो जाएगा और कोई केमिकल चेंज नहीं होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ही रहेंगी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही रहेगा, आयोडीन मॉलिक्यूल ही रहेगा। तो यहां पर हमारे पोस्टुलेट खत्म होते हैं। कोलिजन थ्योरी के देयर वर 4 पोस्टुलेट्स जो हमने कवर किए हैं। ये चारों के चारों पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से कर लेना इनको। और इसके बाद मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे कोलिजन थ्योरी की, देखते हैं आपके सिलेबस में है या नहीं है। और फिर थोड़ा एक लेक्चर कोलिजन थ्योरी के ऊपर और बनेगा, देन ये पूरा खत्म हो जाएगी।